कोशिशें हजार की थी मैंने इसे अपना बनाने का, पर कमबख्त ये चीज ही ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आता। जी हाँ, अधिकतर बच्चों का मन में यही सवाल चलते रहता है कि जीके को कैसे अपना बना लो, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है कि सर हम कितना भी पढ़ लेते हैं फिर भी एग्जामिनेशन में प्रश्न छूट ही जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, या फिर आने वाले समय में बीएसएससी का एग्जाम होगा, या फिर बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ। बच्चे दिन रात पढ़ते हैं जीके जीएस को, लेकिन एक बुक, दो बुक, 5 बुक, 7 बुक पढ़ने के बावजूद भी प्रश्न कहाँ से आ जाता है ये पता नहीं चलता है। तो उसका रीजन ये है कि आपने कभी भी अपने लाइफ में एक बार स्टेप बाय स्टेप डिटेल में नहीं पढ़ा। जरूरत है आपको एक बार डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की, और उसके बाद जरूरत है इस तरह के रेगुलर सेशन को आपको देखने की। अगर आप इस तरह के सेशन को लगातार रेगुलर वे में देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जब आप कंसेप्ट वाइज पढ़ने के बाद इसको देखेंगे तो आपका चीजें बार बार रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए आज भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग साइंस, जिसमें हम लोग फिजिक्स, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, तमाम सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 40 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। ठीक है, प्रकाश लाइट जो एक प्रकार की ऊर्जा है और यह किस तरीके से काम करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। पहला तो क्वेश्चन आप यही यहाँ पर से राइट कर सकते हो कि जो आपका प्रकाश है यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, किस रूप में काम करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यह काम करती है, तरंग के रूप में काम करती है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है इसका कितना होता है एंगस्ट्रम, तो ये होता है आपका 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, इसका चाल होता है। दूसरा यहाँ पे आपसे प्रॉपर सवाल किया था कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो ये मापा था डेनमार्क का एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, रोमर। ठीक है, रोमर कहाँ का रहने वाला था, तो रोमर आपका डेनमार्क का रहने वाला था। अगर डेनमार्क के बारे में चर्चा करें तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये क्या है, तो ये डेनमार्क की कैपिटल है। आप इस तरीके से इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करती है, और इसका जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो लगभग कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान करने की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आराम से समझना है, किस संवैधानिक संशोधन। सबसे पहले ये जो संशोधन वर्ड है किस लिए यूज होता है, तो जो हमारा सरकारी दस्तावेज संविधान है, इसमें अगर आप कुछ भी बदलाव करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, आप संशोधन करके ही बदलाव कर सकते हो, जिसका चर्चा कहाँ किया गया है, तो भाग 20 में। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे यही देख लो कि जो संशोधन है ये क्या होता है, तो संविधान में कुछ भी बदलाव करने के लिए, संविधान में कुछ भी बदलाव करने के लिए क्या करना होता है, तो संशोधन के बेसिस पे ही होता है। इस संशोधन का चर्चा कहाँ किया गया है, तो इस संशोधन का चर्चा हमारे संविधान के भाग 20 में। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो क्या बताओगे, अनुच्छेद हो जाएगा 368। ठीक है, कहाँ से इस चीज का प्रावधान लिया गया, मतलब कहाँ से हम लोग ये चीज सीखे कि संविधान में कुछ भी चेंज करने के लिए हमको संशोधन करना पड़ेगा। ये चीज हम लोग कहाँ से सीखे हैं, तो साउथ अफ्रीका का संविधान जब हमारे संविधान सभा के लोग पढ़े तो उनको लगा कि ऐसा कुछ काम जो है हमारे संविधान में भी होना चाहिए, तो वहां से लिया गया। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपका ये बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह काम किया गया, मतलब कि पहले भारत में क्या होता था, कितने वर्ष के आयु के लोग
वोट में भाग लेते थे, मतलब मतदान करते थे। तो ये हो पहले 21 वर्ष का लोग जो होता था, कम से कम 21 वर्ष के जब आप हो जाते तभी आप वोटिंग सिस्टम में भाग ले सकते थे। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि 21 वर्ष से इस आयु को घटा दिया गया और कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले तो आप यही याद रखोगे कि पहले आयु कितना था, 21 वर्ष, इससे कम करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वें नंबर का संशोधन, मतलब आप कह सकते हो कि इस समय हमारा संविधान 61 बार बदला जा चुका था, मतलब पूरा का पूरा नहीं, कुछ कुछ कानून। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन, और ये हुआ था कब, तो ये हुआ था 1989 ईस्वी में। इस तरीके से आप कह सकते हो कि 1989 तक हमारे मूल संविधान में 61 बार बदलाव हो चुका था कुछ कुछ पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हमारे संविधान में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि जो व्यक्ति पहले कम से कम 21 वर्ष की आयु पे वोट देना शुरू करता था, वो अब कितने वर्ष की आयु तक देना शुरू कर देगा, तो 18 वर्ष। जैसे ही आप 18 वर्ष के होते हो, आप बालिग कहलाते हो, और बालिग होने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो वोट में भाग ले सकते हो। दूसरा, अगर आपसे ये सवाल करता है कि अगर आप मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, आप प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो कम से कम आप खुद कितने वर्ष के हो जाओगे तब इस चुनाव में भाग ले सकते हो। तो देखिएगा, इसको कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है ये कहाँ से चुन करके आता है, ये आता है आपका विधानसभा या विधान परिषद। तो अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप कम से कम कितने वर्ष के होने चाहिए, कम से कम, तो ये हो जाएगा आपका 25 वर्ष तक का। ठीक है, उसके बाद अगर आप विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप कम से कम कितने वर्ष के होने चाहिए, 30 वर्ष। और अगर आप राज्यपाल का चुनाव लड़ना चाहते हैं या भारत का सर्वेसर्वा या सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप कम से कम कितने वर्ष के होने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हमारे भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम कौन रहे थे, सबसे यंग, तो ये हो जाएंगे कौन, तो ये थे आपके राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जो थे ये अपने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। और एक चीज और, ये संशोधन जो किया गया था, कौन वाला, 61वें वाला, 61वां संशोधन 1989 में जो किया गया था, किसके कार्यकाल में किया गया था, तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद इनकी भी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से। निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस, आप इसके बारे में इनर्ट गैस भी कह सकते हो। ठीक है, ज्यादा इसका नाम निष्क्रिय के ज्यादा इनर्ट गैस नाम सुनने को मिलता है, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस, या फिर आप इसको इसके नाम से पता चल जाएगा। जैसे जब आप अक्रिय बोलते हो, अक्रिय, तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये आपका ऐसा गैस है, यह आपका एक ऐसा गैस है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, मतलब किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता है, उसी को हम लोग कौन सा गैस कहेंगे, अक्रिय गैस। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनर्ट गैस। ये गैस जो होता है, ये आपका, ये गैस जो होता है ये गंधहीन होता है। ठीक है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, ये आपका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अब ये गैस होता कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि निष्क्रिय गैस हमारे पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग में उपस्थित होते हैं। वर्ग क्या है, तो जब आप इस तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल देखते हो, तो जो इस टाइप का ये जो आपका खड़ा लाइन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका कहलाता है वर्ग। ठीक है, ये क्या कहलाता है, वर्ग। और जो इस टाइप का लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आवर्त। ठीक है, आवर्त। क्वेश्चन आपका बहुत बार बनता है कि निष्क्रिय गैस, ये आपका, हाँ, इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस इस इतने सारे वर्ग में किस वर्ग में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18वें नंबर का ग्रुप में, 18वें नंबर के वर्ग में इनर्ट गैसों की संख्या है। और कितने हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, इनर्ट गैस है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको याद करके रख सकते हैं, हीना आकर जाना रे। अब देखिए कैसे यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे, HE से क्या हो गया, हीलियम।
ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा आपका हीलियम, फिर हो जाएगा नियॉन, फिर हो जाएगा आपका आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इतने सारे ये क्या हो गए, ये हो गए अक्रिय गैस। इसमें आपका नाम पूछ लेगा कि कौन से अक्रिय गैस हैं, कौन से नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देखिए वही पूछा हुआ है आपका, क्या पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस है। तो अभी हम लोग देखे थे ही ना आ कर, ठीक है, आ कर से क्या हो गया, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आ से पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन। आप इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे पहला आपका हो जाएगा हीलियम, ठीक है, हीलियम। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नियॉन, ठीक है। ये आपका बल्ब वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे हीलियम का कहाँ यूज होता है, तो हीलियम का आपका जैसे टायर वगैरह होता है, एरोप्लेन वगैरह का, उसमें यूज होता है आपका। और भी किस चीज में होता है, तो ऑक्सीजन वगैरह वाला में यूज होता है। नियॉन का कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका बल्ब में यूज होता है, जो आप देखते हो रंग बिरंगे का बल्ब, तो उसमें यूज होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन। और ये सब की जो मात्रा है, ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में होती है। आर्गन के बाद हो जाएगा क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन। ये देखिए ट्रिक बनते हुए चला जाएगा, ही ना आ कर। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका जिनोन, जिनोन, और फिर आ जाएगा आपका रेडॉन। और रेडॉन के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा आपका निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में न के बराबर पाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडॉन। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा, ये आपका 18वें ग्रुप में आता है। और ये किसी भी गैस से, किसी भी धातु के साथ ये क्या करता है, काम नहीं करता है, उसके साथ ये अपना मिल नहीं पाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी में हुई थी। देखिएगा आधुनिक ओलंपिक पूछ रहा है। ओलंपिक का शुरुआत वैसे तो 776 बीसी में हुआ था। बीसी अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अभी जो 2023-2024 चल रहा है, ये आपका क्या है, एडी, ठीक है। इसमें 2023 के बाद क्या आया, 2024, फिर 25 आएगा। लेकिन जो बीसी चलता था, बिफोर क्राइस्ट, वो उल्टा चलता था। उल्टा चलता था मतलब कि 776 के बाद क्या आएगा, 700 आपका 75 आएगा, 774 आएगा, ना कि 76 के बाद 77 आ जाएगा। खैर वो तो हिस्ट्री का बात हो गया, कैलेंडर का। यहाँ पे देखिएगा, पहले थोड़ा सा हम लोग इसका इतिहास देखते हैं। अगर बात करें ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक का सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था यूनान, ठीक है। यूनान के एक शहर, यूनान के एक शहर जिसका नाम क्या था, ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया। यूनान के एक शहर ओलंपिया में शुरू हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था, 776 बीसी में, ठीक है, 776 बीसी में। लेकिन कहा जाता है कि लगभग 393 ईस्वी के आसपास, 393 ईस्वी के आसपास एक शासक था जिसका नाम क्या था, थियोडोसियस, 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 ठीक है। 393 ईस्वी के आसपास, देखो ये बीसी नहीं चल रहा है, ये एडी चल रहा है, ठीक है, ये आगे वाला टाइम जाएगा। तो थियोडोसियस नामक शासक जो था, इस खेल को बंद करवा दिया था, ठीक है। और फिर दोबारा इस खेल का शुरुआत कब हुआ, तो 1896 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में क्या शुरू हुआ था, तो आधुनिक ओलंपिक। तो इस चीज को याद रखिएगा, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। शुरू कब हुआ, फिर बंद कब हुआ, फिर दोबारा शुरू कब हुआ, 1896। और हम लोग को पता है जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो आप इसको कौन सा सदी बोलिएगा, 20वीं बोलिएगा, नहीं 20वीं नहीं, 20 से पार हो गया ना, 2023-24 में आ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, 21वीं सदी। जैसे भारत कब आजाद हुआ, तो 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20वीं सदी, ठीक है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1857 में, तो 18 को पार करके 57 तक आ गया है, तो कौन सी सदी बोलेंगे, 19वीं सदी, ठीक है। हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो ये हुआ आपका 1950 में, 19 को पार करके 50 तक में आ गया है, तो क्या बोलेंगे, 20वीं सदी, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2024, मतलब 20 को पार करके 24 पे आ गया है, तो क्या बोलेंगे, 21वीं सदी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1896 में शुरू हुआ था, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध, हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में दो तो बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब चला था,
1914 से 1918 के बीच। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका, देखिएगा, 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, इतना लंबा टाइम क्या चला था, तो ये आपका चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और देखिएगा ये टोटल कितना टाइम हो गया, तो 6 वर्षों तक चला था, 6 वर्षों तक चला था। और किन देशों के बीच हुआ था, तो देखिएगा इसमें 2 ग्रुप में आपका देश बटा हुआ था। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में। एक था आपका धुरी राष्ट्र, ठीक है, एक था आपका धुरी राष्ट्र और एक था आपका मित्र राष्ट्र। ठीक है, मतलब इस टाइप से लड़ाई हो रहा था। आज के टाइम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, या फिर आपका इजराइल का और हमास का वॉर हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप देखते हो कि कोई देश किसी का सपोर्ट में, जैसे भारत को ले लो, तो भारत आपका रसिया के सपोर्ट में है, यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं है। अमेरिका को ले लो तो यूक्रेन के सपोर्ट में है। तो वही चीज हो रहा था कि 2 गुट में बटा हुआ था, यहाँ भी 2 गुट में बटा हुआ था। इसमें मेजर लगभग आपका इस युद्ध में 70 देश भाग लिए थे। ठीक है, 70 प्लस देश भाग लिए थे। लेकिन जो मेजर देश था, जिस वजह से युद्ध हो रहा था, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था युद्ध में, तो उसका नाम पूछ लेता है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आ रहे थे, तो आपका जर्मनी आ रहा था, ठीक है, जापान आ रहा था और आपका इटली आ रहा था। ठीक है, इटली आ रहा था। ये सब आपका मेजर बड़ा कंट्री था धुरी राष्ट्र में। जबकि मित्र राष्ट्र में कौन था, तो आज का जो अमीर कंट्री है, जैसे आप ले लो यूएसए था आपका, और भी कौन हो जाएगा, ब्रिटेन था, फ्रांस था और आपका सोवियत संघ था। ठीक है, इस समय रसिया नहीं हुआ करता था, इस समय सोवियत संघ हुआ करता था। तो ये सब चीज था आपका। हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके रिजल्ट स्वरूप क्या हुआ था, जर्मनी पर एक संधि ला दिया गया था और उस संधि का क्या नाम था, वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि। और इस संधि में क्या हुआ था ना कि 1914 से 18 के बीच जितना भी पैसा खर्च हुआ था युद्ध की वजह से, जितना भी नुकसान हुआ था, वो सारा का सारा पैसा किससे लिया गया, जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, तो यही सब चीज था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोल क्या रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो वर्साई की पक्षपातपूर्ण संधि। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के वजह से नहीं हुआ था, सिर्फ उसके द्वारा विद्रोह से नहीं हुआ था, बहुत सारे देशों का ग्रुप था, लेकिन जर्मनी पर पक्षपातपूर्ण रूप से क्या हुआ था, तो वर्साई का संधि ठोक दिया गया था। तो पहला तो रीजन ये था। राष्ट्र संघ की असफलता, देशों का जो ग्रुप था वो सारे देश को एक तरीके से संभाल नहीं पाए। जैसे आज के टाइम में देखो, जब इधर उधर आप सुनते हो कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, मतलब रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, तो लोग बोलते हैं ना कि यूएन क्या कर रहा है, काम सही से नहीं कर रहा है। तो उस समय भी यही हो रहा था कि जो राष्ट्र संघ की असफलता दिखा रहा था। दूसरा, गुप्त सैन्य समझौते, सब अपने आप में ही गुप्त रूप से समझौता किए हुए थे कि वो उससे नहीं लड़ेगा, वो उससे नहीं लड़ेगा। तो ये सब रीजन भी रहा था। कुल मिला के यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें मेजर आप ये सब याद रखिएगा कि इतने से इतने लंबे समय तक चला, कितने देशों ने भाग लिया, धुरी राष्ट्र में कौन था, मित्र राष्ट्र में कौन था। फाइनली जीत किसकी हुई थी, तो आपका मित्र राष्ट्र का ही हुआ था। और कब, तो 1945 में। देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, भले ही मित्र राष्ट्र जीता था, लेकिन इसके पास भी अपना कुछ नहीं बचा था। जीतने के लिए सब कुछ अपने दांव पे लगा दिए थे, और यही सब कारण रहा था कि इसके बाद अपना देश आसानी से आजाद हो गया था। 1945 के बाद देख लो ना, 2 साल का ही अंतर रहा था और अपना देश आजाद हो गया था। और 1947 के लगभग में सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे देश आजाद हुए थे। जैसे श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में। तो ये सब रीजन भी रहा था, जीत गए थे लेकिन उनका खुद का कुछ नहीं बचा था, इन लोग की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो ये सब चीज आपका याद रखिएगा इसमें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, त्रिपुरा इनमें से किससे सीमा नहीं लगाता है। यहाँ पे मैप नहीं डाला, मैप रहता तो ज्यादा अच्छे से पता चलता। चलिए ऐसे ही देखते हैं। त्रिपुरा, अगर बात करें त्रिपुरा के बारे में, तो आज के टाइम में त्रिपुरा के सीएम कौन है, सीएम, तो ये हो जाएगा आपका मानिक शाह। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, वो जज का नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, और अगर त्रिपुरा की राजधानी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अगरतला। त्रिपुरा को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पूर्व का स्विट्जरलैंड।
पूर्व का स्विट्जरलैंड, क्योंकि आपको पता है कि आपका पूर्वोत्तर भारत में पड़ेगा। अगर ये पूरा का पूरा भारत है तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और इस वाले रीजन में आपका कितने राज्य हैं? 7 राज्य, और उन्हीं में से एक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अगर बात करें त्रिपुरा के बारे में तो पहले तो बहुत क्वेश्चन बनता था ये कि त्रिपुरा की सीमा तीन ओर से किस देश के साथ लगती है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तीन ओर से तो बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरा, भारत के 2 राज्य से भी इसका सीमा लगता है। कौन कौन से? तो ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, असम और मिजोरम, असम और मिजोरम के साथ भी इसका सीमा लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया था? त्रिपुरा इनमें से किससे सीमा नहीं लगाता है? तो देखो, असम से तो लगाता है, मिजोरम से भी लगाता है, और आपका बांग्लादेश से भी लगाता है। नहीं किससे लगाता है? तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा नहीं लगती है। त्रिपुरा के बारे में और भी याद रखिएगा, जैसे 1947 में ये भारत के हिस्से में आया। ठीक है, 1947 में ये भारत के हिस्से में आया। फिर 1956 में, ठीक है, ये बहुत अच्छा डेटा है, याद रखिएगा, 1956 में इसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 1947 जब देश आजाद हुआ, किसके अंडर में था? अंग्रेज के अंडर में था। 1956 में क्या बना दिया गया? इसको यूटी। ठीक है, और किस आधार पर बनाया गया? तो हम लोग जानते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता में क्या बनाया गया था? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, और ये भी एक तरह का क्या बन गया? यूटी। उसके बाद 1972 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसको? त्रिपुरा को। तो आप इतना फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा, 1947, 1956 एंड 1972। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से प्रेरित है? अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। प्रेरित मतलब समझ रहे हो कि मान लो कि किसी को कुछ आता है, आप उसको देखे तो आपको लगता है कि हमको भी कुछ सीखना चाहिए, तो आप उसका जस्ट कॉपी पेस्ट ना करके कुछ अच्छा उससे आप सीख लिए, उसी को कहते हैं प्रेरित। तो भारत का संविधान भी बहुत सारे देशों से प्रेरित है। जैसे आपका संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। ऐसा नहीं है कि एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया गया, उसमें कुछ अंतर के साथ उसको अपनाया गया। यहाँ पे आपसे सवाल किया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहले तो ये समझिएगा कि क्या है ये, या फिर ये जो दिया हुआ है इसका चर्चा कहाँ है? तो आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति को कानून में कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सजेशन ले सकते हैं। अगर कानून बनाने में राष्ट्रपति को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो किससे सजेशन ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से। बस ये जो इतना लंबा सा लाइन दिया हुआ है, बस एक इतना ही सा बात बोल रहा है कि राष्ट्रपति 143 के मदद से किससे सवाल कर सकते हैं, किससे सजेशन ले सकते हैं? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज से। ठीक है, वैसा नहीं है कि कुछ भी पूछने चले जाएंगे। जब आप कानून बना रहे हैं, कानून में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो आप इनसे सजेशन ले सकते हो। इससे सवाल और भी क्या बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि इसको सजेशन देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बाध्य नहीं होता है किसी को सजेशन या सलाह देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बाध्य नहीं होता है, अगर ये करना चाहेगा, सलाह देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। एक और सवाल बनता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा सा बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का सजेशन दे देता है कि हाँ भाई तुमको ये करना चाहिए, तो क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? जी नहीं। तो यहाँ पे दोनों को मतलब आराम से यहाँ पे ये नहीं दिया गया, प्रेशराइज नहीं किया गया कि आपको मानना ही पड़ेगा या आपको सजेशन देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बाध्य होता है सजेशन देने के लिए? तो जी नहीं। और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 143 में। इस चीज को याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्याय निर्णय दे सकता है। इस चीज का चर्चा सबसे पहले कहाँ किया गया था? कनाडा में। ठीक है, कनाडा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा। ठीक है, ओटावा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका आर्टिकल 124 में। जब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें कितने जज थे? तो 7+1 मतलब आप इकट्ठे कर सकते हो 8। अभी के टाइम में कितने हैं? तो अभी के टाइम में है 33+1 मतलब 34।
ठीक है। और अभी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं काफी चर्चित है, बहुत सारा फैसला इनका, बहुत ही अच्छा अच्छा फैसला आ रहा है, और इनका नाम क्या है? डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और कितने नंबर के हैं? तो ये हो जाएंगे 50वें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? हाइडे स्पीच ये आपका एक प्रकार का यूनानी वर्ड है, देखिएगा यहाँ पे हाइडे स्पीच। सबसे पहले आइएगा, इसको यूनानी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हाइडे स्पीच। ठीक है, और भारतीय लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? वितस्ता। ठीक है, हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 326 बीसी में। और अभी हम बताए थे बीसी जो होता है ये आपका उल्टा चलता है, 326 फिर 325 324 323 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचेगा? 0 तक, और फिर 1 से स्टार्ट होगा। तो ये जो हाइडे स्पीच और वितस्ता का जो युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पोरस। ठीक है, पोरस तथा किसके बीच? तो इनका नाम तो आप जरूर सुने होंगे, सिकंदर। ठीक है, और पोरस के बीच हुआ था। पोरस कौन था? तो ये आपका पौरव वंश का शासक था, पौरव वंश का। और पौरव वंश कहाँ था? तो ये था आपका पंजाब का। ठीक है, सिकंदर तो ये आपका यूनानी शासक था, यूनानी शासक। ठीक है, जिसको विश्व विजेता का भी संज्ञा दिया गया था। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिकंदर पूरे विश्व को जीत लिया था? आज के टाइम में आप सुनते हो कि 192 कंट्री है, 193 कंट्री है, तो सारे देश को सिकंदर जीत लिया था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय जितने भी देश का जानकारी लोगों को था, लगभग उसको सिकंदर जीत लिया था। जीत किसको नहीं पाया था? तो अपने भारत को नहीं जीत पाया था। क्यों नहीं जीत पाया था? क्योंकि यहाँ पे एक व्यास नदी बहती है इस आपका सिंध वाले एरिया में, और इस नदी को पार करके वो इधर वाले एरिया में, मतलब मगध वाले एरिया में नहीं आ पाया था। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। जाहिर से जैसा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जीता कौन होगा, तो सिकंदर ही जीता था। लेकिन पोरस के पास जितना क्षमता था, जितना कैपेसिटी था, सारे कैपेसिटी लगा करके ये लड़ा, और सिकंदर इससे बहुत खुश हुआ, और बाद में इसका जीता हुआ एरिया सिकंदर क्या किया? पोरस को लौटा दिया। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जीता था ये हाइडे स्पीच और वितस्ता। एक चीज और, ये जो आपका युद्ध हुआ था ये किस नदी के तट पे हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। और झेलम का ही पुराना नाम क्या था? तो ये था आपका वितस्ता। अब देखिए यहाँ पे सिकंदर आया है, तो सिकंदर से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? तो 356 बीसी में। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 336 बीसी में। मतलब आप कह सकते हो कितने साल का डिफरेंस है? ओनली 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में ये आपका राजा बन चुका था। 336। ठीक है, ये भारत कब आया था भारत की ओर जीतने के लिए? तो 326 बीसी में भारत की ओर क्या किया? आया। ठीक है, और भारत में कब, भारत से लौटा कब? तो भारत से लौटा था 325 बीसी में। ठीक है, भारत से लौट गया था। भारत में कितने समय तक रहा? तो भारत में रहा था 19 महीने तक। और आपको पता है कि आपको भारत में बहुत सारे जयचंद मिल जाएंगे। यहाँ पे भी सिकंदर जब भारत में एंट्री कर रहा था, किधर की ओर से आया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो खैबर दर्रे से होकर, खैबर दर्रे जो आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिकंदर जब भारत आ रहा था तो इसका मदद कौन किया था? वो किया था एक आम्भी नाम का शासक था। ठीक है, छोटा मोटा शासक था, आम्भी नामक शासक था, जो सिकंदर का काफी मदद किया था भारत में एंट्री करने में। जब सिकंदर वापस लौट रहा था भारत से, तो ये 2 ठो शहर का निर्माण किया भारत में। कौन कौन सा? तो एक शहर का निर्माण किया निकैया। ठीक है, और एक शहर का नाम किया, निर्माण किया था, क्या नाम था उसका? बहुफेकला, बहुफेकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और बहुफेकला था क्या? तो ये था आपका, इसका घोड़ा का नाम, अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था, इसलिए एक शहर का नाम क्या कर दिया? बहुफेकला, बहुफेकला। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो देखिएगा 356 बीसी में इसका जन्म हुआ, 336 में राजा बना, 326 में भारत आया, 25 में भारत से लौटा, और फाइनली मृत्यु कब हुई थी? तो 323 बीसी में। ठीक है, कब हुई थी? 323 बीसी में। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। इसका जो आपका मृत्यु हुआ था 323 बीसी में, बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतना चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब आंसर तो आप खुद से भी लगा लीजिएगा, इतना सारा डेट दिया हुआ है। हाइडे स्पीच का युद्ध तो ये हुआ था आपका 326 बीसी में। ऑप्शन नंबर ए, 326 बीसी में। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और आप देख रहे होंगे कि हम डेली एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे भी हम लोग प्रॉपर हिमालय वाला पोर्शन लेकर के चल रहे हैं।
ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इनमें से कौन सा पर्वत महान हिमालय का हिस्सा नहीं है? पहले जो हम लोग देख चुके हैं उसको देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको अगर भारत का मैप अगर मानते हो, मतलब ऊपर में आपका उत्तरी एरिया, तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे आपका एक हिमालय है जिसको हम लोग कहते हैं काराकोरम श्रेणी। पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे अच्छे से बताएं। ये हो जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी और ये हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी, और यहाँ पर क्या है आपका कैलाश श्रेणी। और ये चारों इकट्ठे को एक शब्द में क्या कह सकते हो आप? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे भी एक मैप होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ये चारों आपका ट्रांस हिमालय में आ जाता है। ट्रांस मतलब होता है पार। उसके बाद फिर 3 ठो हिमालय का और भी श्रेणी है, ठीक है। हिमालय इतना ज्यादा बड़ा बना हुआ है, तो पहले तो ये 3 और 1 4, मतलब चारों यहाँ पे इकट्ठे हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका कैलाश। उसके बाद फिर 3 ठो श्रेणी और है, हम लोग अभी तक उसको देख चुके हैं, ट्रांस वाले को देख चुके हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे। ये हो गया आपका महान हिमालय, ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय और ये हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी। तो आज हम लोग चल रहे हैं महान हिमालय वाले में, ठीक है। इनमें से कौन सा पर्वत महान हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा, ये हो गया काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये हो गया आपका कैलाश श्रेणी। ये सारा क्या हो गया? ट्रांस। उसके बाद हम लोग देखेंगे महान हिमालय, फिर हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय और फिर हम लोग देखेंगे शिवालिक श्रेणी। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे आपका, इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, श्रृंखला आप समझ रहे हैं ना। श्रृंखला जो होता है ये प्रॉपर आपका इस तरीके से चलता है, ठीक है। और इसी में से कोई एक ऊंचा चोटी रहेगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सर्वोच्च चोटी, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर ये सब क्या है? तो ये सब है आपका श्रृंखला सीरीज, ठीक है। ये हो गया आपका श्रृंखला। आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो महान हिमालय है ये कितनी लंबी है, ठीक है। लंबी और ऊंची में अंतर होता है, तो आप फैक्चुअल डेटा के तौर पे इसको नोट करते चले जाइएगा कि जो आपका महान हिमालय है ये कितनी लंबी है, इसका लंबाई कितना है। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 2400 किलोमीटर, मतलब ये जो लंबाई आपका जा रहा है इस टाइप से, ये पूरा कितना लंबा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2400 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो एवरेज ऊंचाई, ठीक है, एवरेज ऊंचाई लेकर के चल जाइएगा, ये हो जाएगा आपका 6100 मीटर। ये हो जाएगा आपका महान हिमालय का, ये होगा लंबाई और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है। अब ये चीज हुआ। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि जो महान हिमालय है ये पश्चिम में कौन सा पर्वत से शुरू होता है और पूर्व में कौन सा पर्वत से खत्म होता है। जैसे महान हिमालय का अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो आपसे ये सवाल करेगा कि यहाँ पर कौन सा पर्वत है और यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है। ऐसा सवाल बनता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। जैसा कि आपको मैप से पता होगा कि ये आपका उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, ये आपका कौन सा दिशा हुआ? पूर्व, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। तो यहाँ पे आइएगा कि जो पश्चिम में जो यहाँ पे पर्वत है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। बेसिकली इसका नाम नागा पर्वत था, लेकिन प्रोनाउंस करते करते नंगा पर्वत लोग ही इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका नंगा पर्वत। और यहाँ पे जो आपका ये पहाड़ी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नामचा बड़वा, नामचा बड़वा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नामचा बड़वा, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसी को याद रखिएगा कि पश्चिम में कहाँ से शुरू होता है? तो पश्चिम में ये आपका नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूर्व में कहाँ पर जाकर के ये पर्वत खत्म हो जाता है? हिमालय का महान हिमालय, तो ये हो जाएगा नामचा बड़वा नामक पर्वत पर इसका श्रृंखला खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से? उधर से चलते आ रहा है और यहाँ पे आपका पूर्व की ओर खत्म होता है। अब बीच में इसमें कौन कौन से पर्वत होते हैं? जैसे हम लोग को ट्रांस में देखें, आप लोग जानते होंगे कि जो आपका भारत का या विश्व का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी आपका महान हिमालय में ही स्थित है। विश्व का जो सर्वोच्च चोटी है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वो भी कहाँ स्थित है? तो वो आपका महान हिमालय में स्थित है। तो ये सारा आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस महान हिमालय में बहुत सारी चोटी हैं, तो प्रॉपर कुछ कुछ चोटी और उसके संबंधित स्टेट के बारे में बन जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा चोटी पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले तो आइएगा इसमें, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले का आपका बंदर पूछ, ठीक है। ये क्या है? ये चोटी का नाम, ये चोटी है कहाँ? हो गया, एक सेकेंड।
तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा कि इस जो आपका जो महान हिमालय का श्रृंखला जो जा रहा है, इसमें कौन कौन सा पर्वत चोटी है वो आपको याद रखना है। शुरुआत आप याद करोगे नंगा पर्वत से और खत्म कहाँ पे होता है, नामचा बड़वा। तो ये तो शुरुआत और अंत का हो गया, बीच में और भी बहुत सारे चोटी हैं। तो प्रॉपर किसी किसी चोटी का स्टेट पूछ लेता है, किसी किसी चोटी का नाम पूछ लेता है, किसी किसी चोटी का ऊंचाई पूछ लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम इस क्रम में, इस श्रृंखला में जब हम बढ़ते हुए आते हैं, मतलब किधर से किधर आ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा पर्वत पड़ता है, तो देखिएगा सबसे पहले पड़ेगा आपका बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ आपसे सवाल कर सकता है कि किस हिमालय का भाग है, पूछ सकता है कि क्या ट्रांस हिमालय का भाग है, तो जी नहीं, ट्रांस का नहीं है, किसका है, महान हिमालय का। तो सबसे पहले तो हो जाएगा बंदरपूछ कहाँ पड़ता है, तो ये हो गया है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा पहाड़ी कहाँ है, उत्तराखंड में। बंदरपूछ हो जाएगा, फिर आपका बद्रीनाथ हो जाएगा, कामेट हो जाएगा, दूनागिरी होगा, नंदा देवी होगा और त्रिशूर होगा। ठीक है, त्रिशूर होता है। ये सारे पर्वत किसके भाग हैं, महान हिमालय के। किस राज्य में पड़ते हैं, उत्तराखंड में। एक बार फिर से, बंदरपूछ हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा, कामेट होगा, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूर। नंदा देवी आपका राष्ट्रीय उद्यान भी, और वो कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड में महान हिमालय का भाग। उसके बाद जब आप उत्तराखंड से इधर आते हो तो आप और भी देखते हो, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मंसालू हो गया, ये भी आपका कहाँ का भाग है, तो ये भी हो जाएगा आपका महान हिमालय का भाग। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, सवाल बनेगा कि माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत के साथ साथ विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, आप यही बोलिएगा कि महान हिमालय में स्थित है, महान हिमालय में। ठीक है, महान हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आपका नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। ठीक है, और क्या देख सकते हो, तो आपका इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 8848 मीटर। कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी देखने को मिल सकता है। नॉर्मली आप इतना याद रखोगे कि महान हिमालय जो पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होती है, पूर्व में आकर के नामचा बड़वा पे खत्म हो जाती है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है, तो महान हिमालय में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा, और तिब्बत में कहा जाता है चोंगोलंगमा। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बना है कि इनमें से कौन सा पर्वत महान हिमालय का हिस्सा नहीं है। अभी हम लोग बद्रीनाथ देखे, अभी हम लोग त्रिशूर देखे और दूनागिरी देखे, जबकि केटू का चर्चा आप लोग के सामने पहले भी हो चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। केटू कहाँ स्थित होगा, तो केटू आपका काराकोरम श्रेणी में ये इतना ऊंचा स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो केटू का ऊंचाई हो जाएगा 8611 मीटर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। लगातार हम लोग हर एक सेशन में पॉलिटी से एक आर्टिकल वाला सेशन ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका सारा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। फिलहाल हम लोग भाग 1 को खत्म कर लिए, भाग 2 को खत्म कर लिए, भाग 3 भी खत्म होने के कगार पे है। भाग 3 में हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले तो ये देखिएगा, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में हम लोग क्या देखे थे, भाग 3 में हमें क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो कितने प्रकार के थे, तो बहुत सारे प्रकार के थे। सबसे पहले था आपका समानता का अधिकार, दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समानता हो गया कहाँ से कहाँ तक था, तो ये था आपका 14 से 18, और ये था आपका 1922। उसके बाद था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 से 24 के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ पर है, तो ये 23 में भी है और 24 में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि भारत में ये दास्ता का जो प्रथा था ये बहुत लंबे समय तक चलते आया। जैसे आपको याद होगा अकबर भी दास प्रथा पे बैन लगाया था। फाइनली जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय भी दास प्रथा पे बैन लगाया गया था, लॉर्ड एलन बरो के समय में। और दास प्रथा शुरू कहाँ से हुआ था, तो गुलाम वंश के समय से। तो भारत में एक कल्चर बनते जा रहा था, जितना ज्यादा गुलाम रखोगे उतना ज्यादा समृद्ध आदमी आप कहलाओगे। जैसे फिरोज शाह तुगलक, उसके समय में कहा जाता है कि 1 लाख से ऊपर गुलाम उसका हुआ करता था, तो ये समृद्धि का प्रतीक हो गया था। जैसे आप नाम सुने होंगे, बंधुआ मजदूर हो गया, बेगारी हो गया, ये सारा किसमें आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि अब देखिए पहले यहाँ पे आते हैं आर्टिकल में, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिएगा 23 और 24 दोनों चीज में क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी व्यक्ति है या कोई राज्य है या कोई बॉडी है, अगर वो आपका शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सीधा कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। आर्टिकल 32 आपको इतना अधिकार देता है, चूंकि ये मौलिक अधिकार में है।
अब देखिएगा 23 और 24 मेनली क्या बोलता है, 23 और 24 बोलता है बलात् श्रम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नोटिस करिएगा। एक होता है आपका बलात् श्रम, बलात् श्रम, और एक होता है आपका बाल श्रम, बाल श्रम। देखिएगा बस एक अक्षर का यहाँ पे अंतर है, और देखो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देगा। बलात् श्रम का चर्चा किया गया है 23 में, और बाल श्रम का चर्चा किया गया है 24 में। बलात् मतलब क्या होता है? बलात् मतलब होता है जबरदस्ती। श्रम मतलब हो गया आपसे मेहनत करवाना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें बंधुआ मजदूरी आ सकता है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी एक वर्ड आप लोग यूज करते होंगे डेली लाइफ में, बेगाड़ बोलते हैं ना, कि हम बेगाड़ थोड़ी हैं। बेगाड़, बेगाड़ मतलब बेसिकली होता क्या है? मतलब कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, और उसके बदले आपको जो मिलना चाहिए, अमाउंट मिलना चाहिए या फिर कोई सामान मिलना चाहिए, वो चीज आपको नहीं मिल रहा है। तो वो आदमी, वो राज्य आपसे क्या करवा रहा है? वो आपसे बेगाड़ करा रहा है। या फिर अगर आप कोई उसके यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आप मजदूर हो, अगर आपको 400 रुपया डेली का मिलना चाहिए, आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेगाड़ी। और जो आपका जमींदार लोग होते थे, तो इन लोग बहुत सारे बंधुआ मजदूर को बना करके रखते थे। ये सब किस में आ जाएगा? बलात् श्रम में। ठीक है, एक होता है बाल श्रम। बाल मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बालक। ठीक है, बालक बालिका दोनों आ जाएंगे, बच्चे। तो बाल श्रम पे निषेध किया गया है 24 में, मतलब कि आर्टिकल 24 के तहत आप किसी भी छोटे बच्चे से कोई भी हार्ड काम नहीं करवा सकते हो, खतरनाक काम नहीं करवा सकते हो। और आर्टिकल 23 में बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, अब या तो वो बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, कुछ भी हो, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। बलात् मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, आप किसी से बेगाड़ नहीं करवा सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है कि बड़े लोगों का चर्चा किया गया 23 में, और बच्चे का चर्चा किया गया 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। ये सारा दिया हुआ 23-24 एकदम नॉर्मली आप याद रखोगे कि बड़े लोगों के साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, ये 23 में दिया हुआ है। बच्चों के साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, 24 में दिया हुआ। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम तथा बेगाड़ी बिना वेतन का। बलात् श्रम तथा बेगाड़ी पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगाड़ी कराया जा सकता है। ये बहुत ही रेयर टू रेयर कंडीशन में ऐसा देखने को मिलेगा। मान लो कि आपातकाल लग गया, या फिर आप देखो कि एनसीसी जिससे करवाया जाता है, तो उसको बुलाया जाता है ना सेना में कुछ दिन काम करने के लिए, तो वो चीज आपका बोल रहा है। नॉर्मली आप इतना याद रखिएगा कि जबरदस्ती का काम और बिना वेतन का काम आपसे कोई भी नहीं करवा सकता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई राज्य। 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। और यही क्या हो गया? ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और संसद इसके लिए समय समय पर बहुत सारे नियम और कानून बनाते रहते हैं, ताकि ये सब आपका समाज में सही ढंग से चलते रहे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 24 आर्टिकल पे पहुंच गए हैं। लगातार जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा।